सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ऐसी कौन सी दो बातें कही हैं जो शायद दुनिया का कोई और नेता राष्ट्रपति पुतिन से कहने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता कभी नहीं निकल सकता और बातचीत के बिना शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। ये बात उन्होंने यूक्रेन के युद्ध को लेकर कही है। आपको याद होगा जब वो पिछली बार मिले थे तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है, ये युद्ध का समय नहीं है। यानी पहले दिन से ही प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध का विरोध करते आ रहे हैं और उन्होंने इस बार भी राष्ट्रपति पुतिन से यही कहा कि युद्ध का रास्ता ठीक नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि रशिया की सेना ने यूक्रेन में बच्चों के जिस अस्पताल पर हमला किया वो हमला दुखद है और कोई भी देश जो इंसानियत में यकीन रखता है उसे ऐसे हमलों से पीड़ा होगी और भारत भी आज इस पीड़ा को महसूस कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस हमले में 4 बच्चों समेत 40 लोग मारे गए और यह हमला प्रधानमंत्री मोदी के रशिया पहुंचने से ठीक पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में रशिया की सेना ने किया था और इस हमले को लेकर पूरी दुनिया राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना कर रही है। बड़ी बात यह थी कि पूरी दुनिया राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना कर रही है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी उनके ठीक सामने बैठकर अपनी मन की यह बात उन्हें कह पाएंगे या नहीं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सच को सच कहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के ठीक सामने बैठकर न सिर्फ इस हमले पर दुख जताया बल्कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पर भी रशिया को यह सलाह दी कि वो युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता निकाल नहीं पाएगा। और उन्होंने इसी साल मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले को भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी रशिया के निमंत्रण पर द्विपक्षीय बातचीत के लिए मॉस्को में है। वो मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के मेहमान हैं। राष्ट्रपति पुतिन उनके साथ बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने ये दोनों बातें ऐसी कहीं जो शायद राष्ट्रपति पुतिन के सामने कोई और नहीं कह पाएगा। पिछले 2 वर्षों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन और उत्तर कोरिया समेत 12 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फेस टू फेस यानी आमने सामने मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इनमें से किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष में इतना साहस नहीं था या इन राष्ट्राध्यक्षों की राष्ट्रपति पुतिन के साथ इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी, आप ये भी कह सकते हैं, कि वो यूक्रेन युद्ध के खिलाफ साफ साफ सच सच पुतिन के सामने कुछ कह पाए। तो ये सारी मुलाकातें राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ की हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें इतने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा कि यूक्रेन का युद्ध आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा, यह युद्ध का काल नहीं है और इस युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकल सकता। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी खास बात यह कह दी इस बार कि रशिया की सेना ने जो यूक्रेन पर अभी हमला किया था, जहां पर बच्चों के अस्पताल पर यह हमला हुआ, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक उनके सामने बैठे हुए उस पर दुख जताया।
प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सितंबर 2022 में भी एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से यही कहा था कि ये युद्ध, जो ये युग है, ये युद्ध का नहीं है। और आज भी वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकर उन्हें यही कह रहे हैं कि रशिया को युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस शिद्दत से यूक्रेन के साथ युद्ध का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं। युद्ध का समाधान निकालने के लिए जिस तरह से आप कोशिश करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। देखिए, जब दोस्ती होती है दो लोगों के बीच, दो देशों के बीच, और एक दूसरे पर पूरा यकीन होता है, पूरा विश्वास होता है, तो उस दोस्ती की खूबसूरती ये होती है कि दो दोस्त एक दूसरे की बातों का बुरा नहीं मानते, बल्कि उस बात को बहुत सकारात्मक रूप से लेते हैं। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि उनका धन्यवाद दिया कि वो इतनी शिद्दत से ये चाहते हैं कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। आज राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया, जिसे आधिकारिक भाषा में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड कहते हैं। और नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें रशिया ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और यह दुनिया के सबसे पुराने नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1698 में आज से 326 वर्ष पहले हुई थी। And the friendly ties between the people of India and Russia, the Order of Saint Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, यूएई, मालदीव्स, भूटान, इजिप्ट और फ्रांस समेत दुनिया के कम से कम 10 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहले ही दे चुके हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को कितना सम्मान दे रही है। और जब कोई देश किसी दूसरे देश के नेता को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो देश उस राष्ट्राध्यक्ष के काम को और दुनिया के विकास में उसके योगदान को उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण मान रहा होता है। जैसे रशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को जो सम्मान दिया है, उसे बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जिन 12 एपोस्टल यानी शिष्यों को चुना था, उनमें सेंट एंड्रयू ईसा मसीह के पहले शिष्य और धर्मदूत थे। और इसीलिए रशिया में सेंट एंड्रयू के नाम से वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी से पहले यह सम्मान वर्ष 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी मिल चुका है। आज इन तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिनमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक एग्जीबिशन में एक परमाणु पनडुब्बी दिखाई। दुनिया में इस समय जिन 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उनमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास हैं, जबकि भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है। बड़ी बात यह है कि भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। और आज भी रशिया और भारत के बीच यह चर्चा हुई है कि रशिया भारत में 6 और नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकता है। और इस बात की पश्चिमी देशों के मीडिया में भी बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि आज सबसे महत्वपूर्ण है चीन की प्रतिक्रिया। यह बड़ी दिलचस्प बात है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक नए लेख में प्रधानमंत्री मोदी के रशिया दौरे को अभूतपूर्व बताया है और कहा है कि पश्चिमी देशों को प्रधानमंत्री मोदी का रशिया दौरा
संदेह की नजरों से नहीं देखना चाहिए। और इसमें यह भी लिखा है कि पश्चिमी देश ऐसा सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रशिया इसलिए गए क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रशिया चीन के और करीब ना जाए, लेकिन पश्चिमी देशों की यह सोच गलत है। चीन के इसी अखबार में यह भी लिखा है कि चीन भारत और रशिया के मजबूत होते संबंधों को अपने लिए खतरा नहीं मानता और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत, रशिया और चीन के संबंधों में तनाव पैदा हो और ये तीनों देश आपस में लड़ते रहे। लेकिन पश्चिमी देश इसमें कभी सफल नहीं होंगे और चीन हमेशा भारत और रशिया के रिश्तों का पूरा सम्मान करेगा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चीन ने भारत की किसी भी मामले में तारीफ की हो और इसका कारण यही है कि चीन भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत को अब पहचान रहा है। तो यह एक नई बात है। अब आप देखिए कि कैसे दुनिया की राजनीति में, विश्व की राजनीति में समीकरण बदलते चले जाते हैं। पश्चिमी देश, जिनको इस बार प्रधानमंत्री मोदी का रशिया का दौरा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पश्चिमी देश इस दौरे को वाकई में संदेह की निगाह से देख रहे हैं और क्योंकि वो रशिया को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और उनके सबसे बड़े दुश्मन के साथ पश्चिमी देशों का एक दोस्त यानी प्रधानमंत्री मोदी मिलने के लिए गया है, तो पश्चिमी देशों को जाहिर है यह बात अच्छी नहीं लगेगी। इधर आप देखिए भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन, और चीन आज भारत की तारीफ कर रहा है। चीन भारत और रशिया की दोस्ती की तारीफ कर रहा है और चीन की कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से पूरी दुनिया चीन और रशिया को तो पार्टनर्स के तौर पर देखती है, लेकिन अगर इस ग्रुप में भारत भी आ गया तो फिर इस ग्रुप की स्वीकार्यता और इसकी ताकत पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और आज भी भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका और रशिया नहीं है बल्कि चीन है। और जिस तरह रशिया और पश्चिमी देशों के बीच संवाद के लिए भारत एक सेतु यानी पुल का काम कर सकता है, ठीक उसी तरह भारत और चीन के बीच रशिया एक सेतु का काम कर सकता है। और इसीलिए चीन भी चाहता है कि भारत के रशिया के साथ संबंध मजबूत रहें ताकि रशिया दोनों देशों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में रह सके। यहां बड़ी बात यह है कि रशिया, भारत और चीन तीन देशों में अगले कार्यकाल तक सत्ता परिवर्तन होने की संभावना ना के बराबर है। रशिया में राष्ट्रपति पुतिन और भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल अपने देश का चुनाव जीता है, जबकि चीन में भी कुछ महीने पहले ही शी जिनपिंग तीसरी बार वहां के राष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति पुतिन इस समय 71 वर्ष के हैं, शी जिनपिंग भी 71 वर्ष के हैं और प्रधानमंत्री मोदी 73 वर्ष के हैं। और ये दुनिया के तीन वो नेता हैं जो अपने अपने देशों में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा स्थायी हैं और अगले 5 वर्षों तक कम से कम इनके बदले जाने की कोई संभावना नहीं है। शी जिनपिंग तो हो सकता है उससे आगे भी चलते रहेंगे, राष्ट्रपति पुतिन भी ऐसे ही चलते रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कम से कम 5 साल का अपना कार्यकाल ले लिया है और इसके बाद जब 5 साल के बाद चुनाव होगा तब उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अगले 5 साल तक ये जो तीन नेता आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबसे वरिष्ठ नेता हैं दुनिया की राजनीति के और सबसे अनुभवी नेता हैं दुनिया की राजनीति के और अपने अपने देशों में सबसे ज्यादा स्थायित्व, स्टेबिलिटी और अपने लोगों का समर्थन इन तीन नेताओं के पास है। इसलिए ना सिर्फ अपने देश में ये निर्णायक बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं बल्कि दुनिया के लिए भी ये बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को एक सेतु के तौर पर देखते हैं क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ उनकी बातचीत बंद है, कड़वाहट बहुत ज्यादा हो चुकी है और दोनों के बीच दुश्मनी बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रपति पुतिन के भी दोस्त हैं और जो बाइडेन के भी दोस्त हैं, जिनका पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे संबंध है और रशिया के साथ भी अच्छे संबंध है। इसलिए वो एक सेतु की तरह इन दोनों समूहों के बीच काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत और चीन के जो संबंध हैं वो भी बहुत कड़वे हो चुके हैं। भारत और चीन अब एक तरीके से एक दूसरे के दुश्मन है और भारत अब चीन को, पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है। लेकिन भविष्य में मान लीजिए चीन के साथ कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता पड़े, तो वो मध्यस्थता कौन करेगा? क्या पश्चिमी देश कर पाएंगे? क्या अमेरिका कर पाएगा? इसका जवाब है नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीन किसी पश्चिमी देश की सुनता नहीं और पश्चिमी देशों के संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं। ऐसे में भारत को अपने सबसे पुराने दोस्त की आवश्यकता पड़ेगी और वो है रशिया, वो है राष्ट्रपति पुतिन। इसलिए भारत को
इस यात्रा का दोनों तरफ से बहुत फायदा होगा। आज आपको इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच पक्की दोस्ती आपको नजर आएगी और दोनों नेताओं को दुनिया बेस्ट फ्रेंड्स की संज्ञा आज दे रही है। कल यानी 8 जुलाई को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए मॉस्को में अपने प्राइवेट हाउस में एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया था और जब प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें कहा कि मेरे परम मित्र, आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई और आपका मेरे घर में स्वागत है। अब आप ये देखिए कि जब इस तरह के प्राइवेट डिनर में दो देशों के बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात होती है तो वो आपस में क्या बात करते हैं। आप भी डिप्लोमेसी के बारे में सुनते रहते होंगे, बैठकों के बारे में देखते रहते होंगे, लेकिन आप भी सोचते होंगे कि जब ये दो बड़े नेता मिलते हैं तो ये आपस में कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। जैसे कल जब इस प्राइवेट डिनर से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पी तो उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी भारत के लोकसभा चुनाव में जीत गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन उनके मित्र हैं और एक मित्र के घर पर जाकर इस तरह से उससे मुलाकात करना बहुत ही सुखद एहसास है। ये दोनों आपस में बातचीत क्या कर रहे थे, अब जरा ये सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन को जिस कार्ट से मुख्य भवन में आज जाना था, उस कार्ट को आज राष्ट्रपति पुतिन स्वयं ड्राइव कर रहे थे, स्वयं चला रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी इस कार्ट में, छोटी सी कार्ट है जिसमें वो उनके साथ बैठे थे और इस कार्ट से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन पैदल चलते हुए एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे और इन तस्वीरों की भी आज पूरी दुनिया में काफी चर्चा हो रही है। खूबसूरत सुंदर तस्वीरें हैं जिसमें आपको इन दोनों के रिश्ते के बारे में, इनकी केमिस्ट्री आपस में कैसी है, उसके बारे में पता चलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और रशिया में भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रशिया भारत के सुख दुख का साथी है और उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से यह भी पूछा कि क्या उन्हें भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर खुशी है। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। और विजय उन्हीं के चरण चूमती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है।
ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस गाने के बारे में जिक्र कर रहे थे, एक जमाने में मशहूर अभिनेता राज कपूर रशिया में बहुत लोकप्रिय थे और वर्ष 1951 में राज कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था श्री 420 और इस फिल्म में एक सुपरहिट गाना था जिसके बोल थे, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और उसी गाने का प्रधानमंत्री मोदी आज जिक्र कर रहे थे क्योंकि ये गाना रशिया में भी बहुत लोकप्रिय हुआ और भारत में भी बड़ा लोकप्रिय हुआ, आपने भी सुना होगा। राज कपूर का जब युग समाप्त हुआ उसके बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रशिया में भारत के सबसे लोकप्रिय कलाकार बन गए और वर्ष 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डिस्को डांसर और यह फिल्म रशिया में भी सुपरहिट रही थी और इस फिल्म के जो गाने थे वो रशिया में बच्चा बच्चा गुनगुनाने लगा था, गाने लगा था। उसके बाद आपको याद होगा अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अजूबा और अजूबा भी रशिया और भारत का एक को प्रोडक्शन थी जिसमें रशिया के कलाकार भी थे और भारत के कलाकार भी थे। इसमें भारत में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे और ये फिल्म भी शशि कपूर ने प्रोड्यूस की थी, उन्होंने ही इस फिल्म को बनाया था और ये रशिया और भारत का एक जॉइंट वेंचर था। और आजकल रशिया में शाहरुख खान काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और आजकल लोग उनकी बात कर रहे हैं। तो जब दोनों देशों के बीच दोस्ती ऐसी होती है कि नेताओं के बीच दोस्ती हो रही है, सरकारों के बीच भी हो रही है, लेकिन जनता के बीच जब दोस्ती होती है वो राजनीति के जरिए नहीं होती, वो होती है फिल्मों के जरिए, वो होती है खेल के जरिए। और रशिया और भारत के लोगों के बीच फिल्मों के जरिए जो दोस्ती हुई है वो बहुत गहरी है और वो आज भी उतनी ही गहरी है जितनी वो 1951 में हुआ करती थी। अब आपको ये बताएंगे कि फ्रांस में जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है उन चुनावों का भारत के चुनाव से क्या कनेक्शन है और फ्रांस में गठबंधन शब्द की आजकल इतनी चर्चा क्यों हो रही है। भारत और फ्रांस के चुनावों में इस बार बहुत समानता आपको देखने को मिलेगी और फ्रांस के चुनाव से भारत क्या सीख सकता है और भारत के लोग क्या सीख सकते हैं, इसलिए इस खबर को ध्यान से देखिएगा। ये खबर फ्रांस के बारे में नहीं है, ये भारत के बारे में भी है। जिस तरह भारत के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया था, ठीक वैसा ही इस बार फ्रांस में हुआ है। फ्रांस में नेशनल रैली नाम की एक फार राइट पार्टी है, यानी एक राइट विंग पार्टी है जिसे हिंदी भाषा में हम दक्षिणपंथी पार्टी कहते हैं, धुर दक्षिणपंथी पार्टी, जो बहुत ही हार्ड लाइनर है। यह पार्टी फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों के पहले राउंड की सबसे बड़ी पार्टी थी और हर किसी को यह लग रहा था कि यह पार्टी वहां 400 पार जाएगी, यानी यह पार्टी 400 सीटें इस बार जीत जाएगी। लेकिन जैसे भारत में विपक्षी दलों ने और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को 400 पार नहीं जाने दिया और 400 की जगह 250 से पहले ही रोक दिया, ठीक वैसा ही फ्रांस में विपक्षी दलों के इस गठबंधन ने भी करके दिखा दिया। फ्रांस में वहां की जो नेशनल असेंबली है, यानी वहां की जो संसद है, वहां पर कुल 577 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें सबसे ज्यादा 182 सीटें वामपंथी, अति वामपंथी और सोशलिस्ट पार्टियों के गठबंधन ने जीती है, जबकि बहुमत साबित करने के लिए वहां पर 289 सीटों की जरूरत होती है। और इस गठबंधन का नाम है न्यू पॉपुलर फ्रंट और यह गठबंधन एक महीना पहले ही फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी को चुनाव में हराने के लिए बना है। तो यह आप यहां देख सकते हैं नंबर गेम।
दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा 168 सीटें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी के गठबंधन ने जीती हैं, जिसका नाम है एनसेंबल एंड होराइजन्स अलायंस। राष्ट्रपति मैक्रों ने भी नेशनल रैली पार्टी को हराने के लिए लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन का सहयोग किया और इसी का कारण है कि जो नेशनल रैली अपने दम पर बहुमत लाने और गठबंधन के 400 पार सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो पार्टी चुनाव में हार गई और नेशनल रैली का गठबंधन चुनाव में तीसरे स्थान पर रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं सब अपने अपने गठबंधन के साथ लड़ रही हैं और इस पार्टी का गठबंधन तीसरे स्थान पर रहा और उसे 577 में से 143 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत में बीजेपी दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, यानी राइट विंग पार्टी है, ठीक वैसे ही नेशनल रैली फ्रांस की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी है और इस पार्टी को विपक्षी दलों के गठबंधन ने ठीक वैसे ही चुनाव हराया या चुनाव में रोक दिया जैसे भारत में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। भारत में विपक्षी दलों के गठबंधन ने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ यह नैरेटिव बनाया कि अगर बीजेपी जीत गई तो वो संविधान को खत्म कर देगी और इसी तरह का डर फ्रांस के भी इन विपक्षी दलों ने वहां के वोटर्स के मन में बैठाया। लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टियों ने मिलकर यह माहौल बना दिया कि अगर एक कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी सत्ता में आ गई तो देश में हालात खराब हो जाएंगे और फ्रांस में संविधान का कोई महत्व नहीं बचेगा और इसी डर के कारण विपक्षी दलों का गठबंधन नेशनल रैली पार्टी की हार का कारण बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत में विपक्षी दलों के गठबंधन के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है और बीजेपी ने सबसे ज्यादा 240 सीटें जीती, ठीक वैसे ही फ्रांस में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल रैली पार्टी ही बनी है। नेशनल रैली पार्टी ने सबसे ज्यादा 125 सीटें जीती और अति वामपंथी दलों ने 74 सीटें जीती। फ्रांस और भारत के चुनाव में एक और समानता ये कि जैसे भारत में विपक्षी दलों ने जातियों के हिसाब से उम्मीदवार बदलकर सोशल इंजीनियरिंग की, ठीक वैसे ही सोशल इंजीनियरिंग फ्रांस में भी वोटर्स को अलग अलग विचारधाराओं में विभाजित करके वहां पर की गई। देखिए, फ्रांस में तो जातियां हैं नहीं, जैसे भारत में जातियां हैं समाज में, वैसा फ्रांस में नहीं है, लेकिन विचारधारा के हिसाब से आप फ्रांस के लोगों को भी अलग अलग जातियों में बांट सकते हैं और ये जातियां हैं विचारधारा की जातियां। फ्रांस में विपक्षी दलों ने वोटर्स को वामपंथी, अति वामपंथी, सुधारवादी, समाजवादी, उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और मध्य मार्गी यानी सेंट्रिस्ट की श्रेणी में बांट दिया और इसके कारण फ्रांस में 50 से ज्यादा सीटों पर विपक्षी दलों के नेता 3% या फिर उससे भी कम वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते, क्योंकि वोटों को इन विपक्षी दलों ने वहां पर पूरी तरीके से विभाजित कर दिया था, बांट दिया था। इसके अलावा फ्रांस में लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टियों के गठबंधन ने दूसरे राउंड में 130 और इमैनुअल मैक्रों के गठबंधन ने 80 उम्मीदवार चुनाव से ठीक पहले बदल दिए और वो इसलिए ताकि नेशनल रैली पार्टी चुनाव में हार जाए और बाद में ठीक वैसा ही हुआ और विपक्षी दलों के गठबंधन ने किसी भी पार्टी को बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया। यानी फ्रांस में हंग पार्लियामेंट है और किसी भी पार्टी को या गठबंधन को वहां पर बहुमत नहीं मिला है। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 80 लाख है, जिनमें मुसलमानों की आबादी 9% है, यानी वहां पर 60 लाख मुसलमान हैं और इन मुस्लिम वोटों के कारण भी नेशनल रैली पार्टी चुनाव में हार गई। यह पार्टी फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने का विरोध करती रही है, मस्जिदों के संचालन में सरकार के दखल की मांग करती रही है, मस्जिदों में जाने वाले लोगों की निगरानी के लिए कहती है और फिलिस्तीन के मामले में कट्टरपंथियों का विरोध करती है। और यही वजह है कि इस पार्टी के खिलाफ लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टियों के पक्ष में फ्रांस के सारे मुसलमान एकजुट हो गए और फिर यह पार्टी चुनाव हार गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह हमारे देश में चुनावों के बाद संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, ठीक उसी तरह फ्रांस में भी विपक्षी दलों की इस जीत के बाद सड़कों पर फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे वहां पर लहरा रहे हैं और फ्रांस में लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टियों के नेता अब वहां दंगे कर रहे हैं और स्थिति यह हो गई है कि पेरिस समेत फ्रांस के 10 शहरों में हिंसा हो रही है और वामपंथी दलों के कार्यकर्ता अपनी जीत से ज्यादा दक्षिणपंथी पार्टियों की हार का जश्न मना रहे हैं और फ्रांस में खुलेआम अब सड़कों पर फिलिस्तीन के झंडे
और फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे वहां पर लग रहे। तो फ्रांस में वामपंथी और लिबरल्स, अभिव्यक्ति की आजादी के जो सबसे बड़े पक्षधर हैं, ऐसी पार्टियां वो चुनाव जीत गई हैं और चुनाव जीतते ही फ्रांस की सड़कों पर क्या हाल हो गया है यहां पर आप आज देख सकते हैं और पूरी दुनिया के लिए इसमें एक सीख छुपी हुई है। इन चुनावों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का गठबंधन हार गया है, लेकिन इसके बावजूद मैक्रों अब भी फ्रांस के राष्ट्रपति बने रहेंगे और इसका कारण यह है कि ये चुनाव नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हुए थे, न कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कार्यकाल अब भी वर्ष 2027 तक जारी रहेगा, लेकिन इन नतीजों के बाद अब राष्ट्रपति मैक्रों नेशनल असेंबली में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े गठबंधन को न्योता देंगे और इसके बाद उस गठबंधन को फ्रांस की संसद में बहुमत साबित करना होगा और अगर ऐसा हो गया तो प्रधानमंत्री फिर उसी गठबंधन से चुना जाएगा। यानी ये नतीजे ये तय करेंगे कि फ्रांस में प्रधानमंत्री बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे। हालांकि ये जरूर स्पष्ट है कि चुनाव में बहुमत नहीं मिलने से राष्ट्रपति मैक्रों अब वहां काफी कमजोर हो जाएंगे और वो फ्रांस के एक ऐसे राष्ट्रपति बन जाएंगे जिसके पास शक्तियां नहीं होंगी, या कह लीजिए वो एक शक्ति विहीन राष्ट्रपति होंगे। और इस बात को दक्षिणपंथी पार्टी की नेता मरीन ले पेन बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, लेकिन विपक्षी दलों की एकजुटता से मिली हार पर उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे देश में अटेंडेंस को लेकर हमेशा से ही सरकारी दफ्तरों में इतना विवाद क्यों होता है और सरकारी कर्मचारियों में अटेंडेंस को लेकर इतनी बेईमानी क्यों होती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, उन सभी स्कूलों में अब से सरकारी टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी होगी। ऑनलाइन अटेंडेंस का मतलब यह है कि इन सरकारी टीचर्स को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सरकार के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन लॉगिन करना होगा और वो इस वेब पोर्टल पर तभी ऑनलाइन अटेंडेंस अपनी लगा पाएंगे जब उनके मोबाइल फोन की लोकेशन उनके स्कूल की होगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस ऑनलाइन अटेंडेंस मॉडल का जबरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि यह अटेंडेंस तभी लग पाएगी जब टीचर जो है वो अपने स्कूल में खुद मौजूद होगा। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कुल 6,09,000 टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसमें से पहले दिन सिर्फ 2% यानी 16,000 टीचर्स ने ही अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है। सिर्फ 2%, सोचिए, बाकी सब लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इससे भी बड़ी बात यह कि जिस शाहजहांपुर में 10,000, पीलीभीत में 5,899 और संत कबीर नगर जिले में 4,819 सरकारी टीचर्स हैं, वहां एक भी टीचर ने पहले दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई, जबकि जिस बरेली जिले में लगभग 12,000 टीचर्स हैं वहां सिर्फ एक टीचर ने, और जिस रामपुर में 6,810 टीचर्स हैं वहां सिर्फ 2 टीचर्स ने अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है। इन तमाम टीचर्स का कहना है कि सरकार के ज्यादातर प्राथमिक विद्यालय बहुत सुदूर इलाकों में होते हैं जहां पहुंचने के लिए पक्की सड़कें तक नहीं है और इसलिए ऐसे स्कूलों में समय पर पहुंचकर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना संभव ही नहीं है। कच्चे रास्तों से गुजरना होता है, जंगल से गुजरना होता है, कई बार पानी भरा होता है, बाढ़ आ जाती है, मौसम खराब होता है, वहां पहुंचना आसान नहीं है और ये तमाम जो टीचर्स हैं बहुत दूर रहते हैं और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ सरकारी टीचर्स ये दावा भी करते हैं कि एक दिन पहले हाथरस में 2 टीचर समय पर स्कूल पहुंचने के लिए घर से निकले, लेकिन इस दौरान एक सड़क दुर्घटना में इन दोनों की मौत हो गई और अभी बहुत सारे टीचर्स इसी खबर को आधार बनाकर कह रहे हैं कि उनके लिए समय पर स्कूल पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्कूल उनके घर से बड़े दूर है और इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें तक नहीं है, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंच सकते। सच्चाई है कि यह खबर आधी अधूरी है और जिस टीचर पति पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई, ये दोनों पति पत्नी थे जिनकी मौत हुई, दोनों टीचर्स थे। ये लोग मथुरा से आगरा किसी और काम से जा रहे थे और उनके साथ ये सड़क दुर्घटना जल्दी स्कूल पहुंचने के चक्कर में नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि यह दुर्घटना रविवार को हुई थी, जब स्कूल बंद थे। रविवार को तो स्कूल खुले नहीं होते और इसलिए जो ये कहा जा रहा है कि जल्दी स्कूल पहुंचने के चक्कर में इनकी दुर्घटना हो गई, यह गलत है। लेकिन अभी इस खबर को लेकर गलत प्रचार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी टीचर्स को सरकार के फैसले के खिलाफ
इसके जरिए उकसाया जा रहा है और सरकारी टीचर्स ने साफ किया है कि वो इस फैसले को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। डिजिटल अटेंडेंस अध्यापकों के लिए इतना भयावह है ना कि आज सुबह सुबह पहला दिन था और 2 पति पत्नी हाथरस में मारे गए सुबह जाने की जल्दी में, क्योंकि हमारे स्कूल बिल्कुल शहर में नहीं है, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की तरह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में हम पढ़ाते हैं और वहां तक जाने के लिए ना तो सड़कें सही है और ना ही तो साधन इतने उपलब्ध हैं। कई कई जगह 3-3, 4-4 किलोमीटर महिलाएं पैदल चल के जाती हैं। सर हम उसका प्रयास कर रहे थे खोलने का और वो खुल नहीं रहा, बहुत देर तक घूमता रहा और हो नहीं पाया और उसमें बार बार दिखा रहा है कि आपका प्रतीक्षारत दिखा रहा है, खुल नहीं पाया। मैंने काफी देर प्रयास किया, हो नहीं पाया। नेटवर्क प्रॉब्लम की जो एक रहती है, मोबाइल से भी अभी जैसे कोशिश किए हैं तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, ये समस्या है। अच्छा, तो आज आपने कैसे उपस्थिति दर्ज कराई है? नहीं सर, आज तो नहीं उपस्थिति, आज तो वही जैसे रजिस्टर में। जी सर। हम तो समय से पहुंच गए और प्रयास किया डिजिटली अपनी उपस्थिति लगाने का और बच्चों, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क इतना कमजोर रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो उसकी वजह से चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार द्वारा टैबलेट जो है अभी हमारे स्कूलों में उपलब्ध नहीं कराए गए। दूसरी वजह ये है कि काफ़ी उसके तकनीकी समस्याएं हैं, उनका समाधान सरकार करते तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। तो क्या आप लोग विरोध भी कर रहे हैं? हाँ, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक विरोध कर रहे हैं। अभी तक तो विभाग से डाटा मिलने को था, सिम मिलने को थी, अभी तक वो उपलब्ध ही नहीं हो पाई है और साथ ही शिक्षकों की काफ़ी समस्याएं भी सरकार के और विभाग के पास लंबित हैं, तो उनका निराकरण भी अभी वेटिंग में है। इस समय ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है। रास्ते की चुनौतियों को ध्यान में नहीं रखा गया है और हमारे शिक्षकों की बहुत सारी मांगें लंबित हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का सिस्टम लेकर क्यों आए और इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बेईमानी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभी अटेंडेंस लगाने के लिए सेल्फी सिस्टम का पालन होता है, जिसमें टीचर स्कूल पहुंचकर रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाते थे, फिर इसके बाद स्कूल से अपनी एक सेल्फी खींचकर अपने मोबाइल फोन से सरकार द्वारा भेजे गए एक लिंक पर अपलोड करते थे। लेकिन बड़ी संख्या में सरकारी टीचर्स ने इस सेल्फी सिस्टम का दुरुपयोग किया और पता चला कि कुछ टीचर्स स्कूल सिर्फ सेल्फी खींचकर अटेंडेंस लगाने के लिए ही आते थे और बाद में बच्चों को बिना पढ़ाए किसी भी समय स्कूल से घर चले जाते थे और इस फर्जी अटेंडेंस के कारण बच्चों की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत कमजोर हो रही थी और पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। यहां बात सिर्फ इस सेल्फी सिस्टम की नहीं, इससे पहले इन्हीं सरकारी स्कूलों में टीचर्स की अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हुआ, जिसमें मशीन में अंगूठा या अपनी उंगली लगाकर फिंगरप्रिंट्स के जरिए अटेंडेंस लगाई जाती है। लेकिन बड़ी संख्या में सरकारी टीचर्स ने इसमें भी बेईमानी की और उन्होंने अपने बायोमेट्रिक्स के नकली अंगूठे या उंगलियां बाजार से बनवा ली अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ, और फिर वो बेईमानी से अपनी अटेंडेंस किसी और के जरिए लगवाते रहे, जबकि ये सरकारी टीचर्स स्कूल जाते ही नहीं थे। और यही कारण है कि सरकार को अटेंडेंस के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम लाना पड़ा। अब आप सोचिए, जब सरकारी टीचर स्कूल नहीं आते तो क्या होता है? इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रभावित होती है। बाद में कुछ टीचर्स अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बच्चों को परीक्षाओं में नकल करवाते हैं ताकि वो पास हो जाएं, और इसीलिए अटेंडेंस की समस्या बहुत गंभीर है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा का स्तर यह है कि वहां छठी कक्षा के 21.7%, 7वीं कक्षा के 20%, 8वीं कक्षा के 20.1% छात्र अंग्रेजी भाषा के आसान वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के इतने खराब स्तर का कारण यही है कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचर्स आते ही नहीं और अपनी फर्जी अटेंडेंस लगाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे टीचर्स गलत होते हैं, इसलिए हमारे जो दर्शक हैं, जो टीचर्स हमें देख रहे हैं देश भर के, उनको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे टीचर्स बेईमान हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि कुछ टीचर्स बेईमानी करते हैं, जिसकी वजह से बदनामी सबकी होती है, जिसकी वजह से सरकार नए और सख्त कानून लेकर आती है, सरकार नए और सख्त नियम लेकर आती है, जिससे सबको परेशानी होती है। हकीकत यही है
कि पुलिस, सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज, पंचायत दफ्तरों में जब जब अटेंडेंस सिस्टम को दुरुस्त किया गया, तब तब सरकारी कर्मचारियों ने हर बार इसका विरोध किया है। तो अब बड़ी बात देखिए क्या होगी। जब भी कोई सरकार या कोई नेता सख्त नियम लागू करता है सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, तो वो अलोकप्रिय हो जाता है। और जो योगी आदित्यनाथ ने इस बार किया है, इससे भी उनकी लोकप्रियता ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएगी। यह हमारे देश की राजनीति का कड़वा सच है। और देखिएगा, अगली बार जब चुनाव होगा तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी टीचर्स और सरकारी कर्मचारी ये तय कर लें कि वो योगी आदित्यनाथ को इस बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये सरकार आई तो फिर उन्हें रोज स्कूल जाना पड़ेगा, रोज समय पर सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ेगा और वहां पहुंचकर अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। और हो सकता है कोई और विरोधी दल आ जाए और वो ये कहे कि आप हमें जिताइए और हमारी सरकार अगर आई तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस से हम छुटकारा दिला देंगे, अब आप स्कूल जाइए या मत जाइए, आपको अटेंडेंस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, और फिर वो पार्टी जीत जाएगी। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों से ज्यादा झुककर मिलेंगे तो दुनिया आपकी पीठ को पायदान बना लेगी।